हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है। तो यहाँ पर हम उसी का एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आपका आज एग्जाम्स था तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट्स में भी उसका आंसर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईवीएस के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके ईवीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके जो आवास हैं इससे मैचिंग वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर केवल हमने सही ऑप्शन लिए हैं, आपको वहाँ पर बताना होगा। मतलब इस तरीके से दिए होंगे कि मनाली, इधर उधर ऑप्शन थे और फिर यहाँ पर इस तरीके से कि किस में कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमने सही ऑप्शन लिए हैं। तो मनाली में जो है वो आपके पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपके असम राज्य में। तो असम राज्य में अधिक बारिश होती है, कितनी बार आपको पढ़ाया है। असम राज्य में अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर बांस के बने ऊंचे ऊंचे घर 10 से 12 फीट ऊंचाई या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर बने होते हैं, और ये जो घर होते हैं अंदर से भी लकड़ी से ही बने होते हैं। ठीक है, तो बांस के घर कहाँ पर हैं आपके असम राज्य में। नेक्स्ट है कश्मीर। तो आपके जम्मू कश्मीर साइड में जो घर पाए जाते हैं उसे हाउस बोट कहते हैं, और यह पानी पर तैरता हुआ घर होता है और यह लकड़ी का बना घर होता है। इस पर एक बहुत ही सुंदर नक्काशी की जाती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। इसके बाद राजस्थान। तो आपके राजस्थान में मिट्टी के बने हुए घर होते हैं जिनकी फर्श को गोबर से लीपा जाता है, और जो छतें होती हैं उन पर कटीली झाड़ियाँ जैसे नीम और कीकर की लकड़ी छाई रहती है, और मिट्टी के घर होते हैं कहाँ पर, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, और गोबर से इसीलिए लीपे जाते हैं ताकि दीमक ना लगे। इसके बाद आपको बता दें लद्दाख। तो लद्दाख में भी आपके पत्थर के बने हुए घर होते हैं और इनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमा रहती है। ठीक है, तो अब आपको ये इस तरीके से मैच करना था कि कौन सा घर कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको कितनी बार आपको राष्ट्रीय उद्यान की क्लासें दी हैं, तो आप एक बार यदि आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में क्लास डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आज पूछ लिया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट लद्दाख में यदि पूछता है तो लद्दाख में जो है आपका कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर। तो कल पूछा गया था मतलब जो हंगुल है, कश्मीरी हंगुल, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपका कश्मीरी हंगुल देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख विशेषता ये कल पूछी गई थी। और उत्तर प्रदेश में आपका चंद्रप्रभा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया आज का वन्य जीव सप्ताह। या तो क्वेश्चन ए था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, यदि ये था कि वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। और यदि क्वेश्चन ए था कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये आपको पता होगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यदि ये था कि विश्व वन्य जीव दिवस पूछा था तो 3 मार्च को, और यदि सप्ताह पूछा था कि कब से कब तक मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका जारवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो जो आपकी जारवा जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। तो आपको पता है जो बछेंद्री पाल थी इन्होंने आपके माउंट एवरेस्ट की यात्रा करी थी, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था। ये कहाँ पर स्थित है, हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की जीभ जो होती है, यहाँ जीभ होगा, मिसप्रिंट है, जीभ के आगे का भाग किस स्वाद को बताता है। या तो आप क्वेश्चन ऐसा था या फिर क्रम लगाने को पूछा था। तो आपको बस याद रखना है कि जो मानव की जीभ होती है स्वाद कलिकाएं उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो अग्रभाग होता है वो किसको दर्शाता है, मतलब अग्रभाग से हमें मीठे का स्वाद मिलता है। इसके बाद आपका जो पक्षीय भाग जिसे कहते हैं, या मध्य भाग भी इसे हम कह सकते हैं, तो मध्य भाग या पक्षीय भाग से हमें नमकीन और खट्टे का स्वाद मिलता है। ठीक है, नमकीन टेस्ट और खट्टे का स्वाद। और सबसे पिछला जो भाग होता है वो कड़वे का स्वाद देता है। ठीक है, तो यहाँ अग्रभाग यदि पूछा था तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीठा। और यदि आपसे क्रम लगाने को पूछा था तो सबसे पहले मीठा, इसके बाद नमकीन एवं खट्टा, और तीसरा आपका जो होगा कड़वा होगा क्योंकि पिछला भाग कड़वे का स्वाद। और सबसे पहले जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें मीठे का स्वाद आता है,
और सबसे बाद में हमें कड़वे का स्वाद आता है। जैसे हम ककड़ी खाते हैं तो प्रारंभ में उसमें पानी टाइप का होता है तो हमें मीठे का स्वाद मिलता है, ठीक है, लेकिन जब वो कड़वी लगती है तो इसका स्वाद हमें बाद में आता है, ठीक। तो जो स्वाद कलिकाएं हैं वो इस तरीके से टेस्ट देती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका मीठा था। और यदि जमाने को पूछा था तो सबसे पहले मीठा, इसके बाद आपको लगाना था नमकीन एवं खट्टा और लास्ट में लगाना था कड़वा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपके पर्यावरण अध्ययन की थीम। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको कितनी बार पढ़ा दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की जो मुख्य थीम है उनकी संख्या है 6 और सब थीमों की संख्या है 4, और जो आपकी सब थीमें हैं वो परिवार और मित्र नामक मुख्य थीम के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम परिवार एवं मित्र के अंतर्गत कौन सी एक उप थीम नहीं है। तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत 4 सब थीमें आती हैं। तो यहाँ संबंध आती है बिल्कुल, फिर इसके बाद कार्य एवं खेल आती है, पशुएं आती है और चौथी हो जाएगी पौधे। यहाँ दिया है भोजन जो कि आपकी मुख्य थीम है और हमें यही बताना है कि कौन सी सब थीम इसमें नहीं आती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष से पूछा गया कि ये कहाँ पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष जो वृक्ष है वो रेगिस्तानी इलाकों राजस्थान में पाया जाता है। और खेजड़ी के बारे में हमने कितनी बार आपको पढ़ाया है कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसके मतलब हर एक पार्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे फलियों से सब्जी बनाई जाती है, इसकी छाया में जानवर और बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि एक बालक को पढ़ने में विकृति है यानी पठन विकृति है तो वह किस अक्षमता को दर्शा रहा है। तो आपको बताया है कि पढ़ने में अक्षमता, एक बालक जो है वो बी को डी पढ़ता है या डी को बी पढ़ता है तो वो किस प्रकार की अक्षमता दर्शाता है। तो वो होगी आपकी डिसलेक्सिया। पठन विकृति को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। जबकि डिस्ग्राफिया क्या कहलाती है आपकी, तो लेखन संबंधी अक्षमता, ये क्या कहलाती है, डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है गणितीय अक्षमता। और अति सक्रियता मतलब अति सक्रियता ADHD होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो जानवरों की देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये कब पारित किया गया, सन 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक पूछा जाता था कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, या फिर अरब सागर से लगने वाले तटवर्तीय राज्य कौन से हैं। आज क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी है जो आपके दक्षिण पूर्व एरिया में पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है आपकी, तो बताना था कि इससे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर था बंगाल की खाड़ी से लगने वाला जो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है आपका, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। सॉरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली आपका कहाँ पर पड़ता है, यहाँ बीचों बीच आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश साइड, ठीक। नेक्स्ट है आपका यहाँ जम्मू कश्मीर दिया है तो सबसे उत्तर में है। दादर नगर हवेली आपके पश्चिम साइड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन था तो ये मिलती है उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी राजस्थान में है। और यदि क्वेश्चन ये था आपका कि गिलहरी कौन सी, घड़ियाल गिलहरी किस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है, तो फिर आपका हो जाएगा तमिलनाडु का अभ्यारण्य, ठीक है। लेकिन यदि ये था क्वेश्चन कि उड़न गिलहरी तो प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। इसके बाद आपके EVS में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका ऑटिज्म से भी पूछा गया है, किससे, ऑटिज्म से। अब ऑटिज्म के बारे में आपको बताया था कि बच्चा नजरें चुराता है, ठीक है, कतराता है, एक ही बात को बार बार कहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं CDP में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो CDP में सबसे पहले तो विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया कि बालक मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही था, ठीक है। तो पूछा था कि सिर से पैर की ओर विकास को कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है विकास का, तो वो है आपकी विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा में हमने 2 प्रकार के सिद्धांत पढ़े थे, एक सीफेलोकोडल होता है और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो सीफेलोकोडल क्या कहलाता है, तो पहले बालक के सिर का विकास होता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे धड़ का विकास, फिर पैरों का विकास अंत में होता है। तो इसमें होता है सिर से पैर की ओर विकास। तो राइट आंसर था आपका सीफेलोकोडल। और जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका सीफेलोकोडल। आगे आपसे पूछ सकता है
कि विकास का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, या विकास के सभी पक्ष एक साथ आगे बढ़ते हैं तो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है, एकीकरण के सिद्धांत का। ठीक है, तो विकास के सिद्धांत वाली क्लास डली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछा गया कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक निगमनात्मक चिंतन करता है। ठीक है, निगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है नियम से उदाहरण बनाता है। ठीक है, नियम उसको दे देते हैं और उदाहरण तो इतनी बड़ी जो समझ होती है ये कब आती है, तो जीन पियाजे की जो लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से अधिक की होती है और यह आपकी किशोर अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो जो निगमनात्मक चिंतन है वो किस में करता है, औपचारिक, इसी में आपका अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जीन पियाजे से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बालक प्रतीकात्मक रूप से सोचता है, विचारता है, तो उसमें मतलब जीन पियाजे की वह किस अवस्था में है। तो प्रतीक बालक, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो जो प्रतीकात्मक सोच है या प्रतीकात्मक आपके जो विचार हैं वो जीन पियाजे की किस अवस्था में आ जाते हैं, तो दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो 2 क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे गए। इसके बाद आपके लेब वाइगोस्की से ZPD टर्म से क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षिका जो है बच्चे को बीच में अटक जाता है तो उसको सहायता देती है, तो वो इनके अनुसार क्या कहलाएगा, वहाँ दिया गया था निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आपका पूछा गया क्वेश्चन जेंडर डैश संरचना है, मतलब जेंडर कैसी संरचना है, तो ऑप्शन था सामाजिक संरचना है, शारीरिक संरचना है, या क्या है। तो ये एक सामाजिक संरचना है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया ADHD में बालक किस तरीके के व्यवहार को दर्शाता है, तो ADHD में अति सक्रिय व्यवहार दर्शाता है, मतलब बालक मनोचंचल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ADHD का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाषा और संवेग में किस प्रकार का संबंध होता है, या फिर भाषा और संवेग एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो इसके एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता, यदि आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं विद क्वेश्चन की। ठीक है, उसका आंसर हम जरूर देंगे वहाँ पर। नेक्स्ट आपकी अपसारी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था, केवल मतलब क्वेश्चन दिया गया था कि एक बच्चा संरचनात्मक तरीके से सोचता है या कार्य करता है तो उसमें कौन सा चिंतन पाया जाएगा। अब दिया होगा अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, योगात्मक, जो भी हो। ठीक है, तो उसका राइट आंसर था आपका अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से सेप्चुअल इंटेलिजेंस जो होती है इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक हमने आपको 2-2, 3-3 बार करवा दिए हैं। एक बार केवल आपको सिद्धांत बताया, इसके बाद केवल क्वेश्चन कराए, फिर आपको सिद्धांत और क्वेश्चन साथ में कराए। तो आप सारे वीडियो यदि देख लेते हैं तो फिर आपके जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास का जो सेकंड स्तर है, परंपरागत स्तर, इससे क्वेश्चन पूछा गया। NCERT ओवरऑल सब्जेक्ट में मिला करके 5 क्वेश्चन पूछे गए। NEP से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आपके CDP में कथन और कारक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका CDP है वो बिल्कुल यदि आपने समझ के पढ़ा हुआ है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिंदी। हिंदी में आपका जो गद्यांश पूछा गया वो जनजाति को लेकर पूछा गया था और आपकी जो कविता आती है, एक पद्यांश जो आता है वो असफलता की चुनौती को लेकर के पूछा गया। फिर एक संधि विच्छेद पूछा गया, ज्ञात का विलोम पूछा गया। तो ज्ञात का विलोम शब्द जो होता है वो अज्ञात होता है। ठीक है, क्या होता है, अज्ञात। इसके बाद आपका बहुभाषिकता मल्टी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया और ये हमने अभी 1-2 दिन पहले डाला था कि बहुभाषिकता क्या होती है वीडियो में। ठीक है, बहुसांस्कृतिकता क्या होती है और समावेशी शिक्षा क्या होती है। एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें, फिर आपका बहुभाषिकता बहुसांस्कृतिकता से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद आपका समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। ठीक, इसके बाद नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब आज जो है आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज यदि आपकी संस्कृत है तो वो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो पैराग्राफ आता है वो बहुत बड़ा आता है और बार बार स्क्रॉल डाउन करने से समस्या होती, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। फिर भी आपको टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम्स को करना है। इसके बाद आपके मैथ में जो है
मैथ में पूछा गया एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। किससे? एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। एक तो ये पैटर्न से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपके भिन्न से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रहा है और आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लें। जैसे आपका NEP 2020 है, ठीक है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आज पूछ लिया कि NEP 2020 का ढांचा क्या रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका NCF 2005 से, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट में ये टॉपिक दिए गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका समावेशी शिक्षा हो गया। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बाद आपका निपुण भारत हो गया, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो आज का जो एग्जाम्स का लेवल है वो मॉडरेट है। और आपको यदि कोई क्वेश्चन पता है कि आज आया हुआ था तो आप कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर पूछें। और आपको क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।